Hello everybody, please welcome Gautam Yadav, a research associate at Humsafar Trust, to Core 20, the cohort of 2021. He has been advocating for people living with HIV and has worked with organizations like India HIV/AIDS Alliance and Global Fund. Thank you so much, Gautam, for joining us. Thank you so much for inviting me to this talk. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, इंडिया जैसे देश में आपको क्या लगता है कि स्पेशली लोअर इकोनॉमिक क्लासेस में एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंचती है अबाउट HIV अवेयरनेस, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है, उसका केयर के लिए क्या ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है और अभी इंडिया में स्टेटस क्या है? मुझे मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से हम अगर इंफॉर्मेशन की बात करें और अवेयरनेस की बात करें तो ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं इंडिया में, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको और बेहतर बनाने के लिए मुझे लगता है कि मीडिया के साथ कोलैबोरेशन, एक अच्छा और हेल्दी कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम हमारे सेंसिटिव मुद्दों के बारे में बात करें, चाहे फिर वो HIV हो, STI हो, LGBT इश्यूज हों, ट्रांसजेंडर राइट्स हों, इन सब के बारे में हम बात कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे IEC मटेरियल्स जो होते हैं, जो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़ में मिलती है, इन सब में और ज़्यादा बेहतर तरीके से बेझिझक, बिना किसी हेजिटेशन के हमें वो चीज़ें हमारे यंगस्टर्स और एडोलेसेंट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए जिनकी उन्हें ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसको और ज़्यादा ओपन माइंडेड बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है आज भी कई बार ये होता है कि वो चीज़ें मिसिंग आउट होती हैं जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बेसिक ऑफ HIV हो, चाहे वो बेसिक ऑफ आपके बॉडी रिलेटेड कोई बात हो, या फिर LGBT इश्यूज रिलेटेड कोई बात हो, सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में अगर कुछ बात करनी हो, तो ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम इन सबको हमारे डे टू डे बेसिस लाइफ में इंक्लूड करें, फिर वो चाहे मेंटल हेल्थ ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं एंड लोग आज भी उनके बारे में बात नहीं करते हैं। आई थिंक फिर इसमें एजुकेशन से ज़्यादा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ज़्यादा सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया होगा। एक बहुत कम टाइम में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन एंड इसको मेन स्ट्रीम करने में बहुत हेल्प किया होगा सोशल मीडिया ने। देखिए, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, और हमेशा मुझे हमारे स्कूल में जो एक चैप्टर पढ़ाया गया था वो याद आ जाता है कि विज्ञान आशीर्वाद है या अभिशाप। मुझे लगता है उसी तरीके से सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो वो वरदान भी है और अभिशाप भी है। कई सारी चीजें होती हैं, जैसे बहुत कुछ आपको पॉजिटिव मिल जाएगा वीडियो पे, सोशल मीडिया पे। कई बार होता है कि कोई एक अच्छा काम किया गया है, वो रातों रात पूरे दुनिया में फेमस हो जाता है, और साथ ही साथ कई जगहों पे ये भी होता है कि कोई एक नेगेटिव चीज अगर वायरल हो रही है तो वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि वो किसी के लिए भी घातक साबित होती है। तो नो डाउट कि सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, हम सबकी जिंदगी को कहीं ना कहीं छुआ है, क्योंकि मुझे याद है हमारे टाइम की बात अगर मैं करूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत बूढ़ा हूं, बट हाँ, अगर मैं बात करूं 90s की, जब मेरा जन्म हुआ और उस दौरान 2000 तक, लाइक हमारे पास फोन नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, और अगर मोबाइल फोन का जमाना जब आया भी तो उस टाइम पे ये टच स्क्रीन नहीं हुआ करते थे, बहुत सिंपल से फोन होते थे जहाँ पे आप सिर्फ एक कॉल अटेंड कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, या फिर आप एक मैसेज भेज सकते हो। बट आज अगर हम देखें तो हमारे फोन में ही कहीं ना कहीं सारी दुनिया समाई हुई है। आज अगर मैं अपने फोन पे रह के किसी से US में बात करना चाहूँ, बहुत इजीली मैं बात कर सकता हूँ। सिर्फ बात नहीं, अगर मैं किसी गे डेटिंग एप्लीकेशन पे जाके किसी से मिलना चाहूँ ऑनलाइन, तो मैं वो वर्चुअली कर सकता हूँ, किसी से दोस्ती कर सकता हूँ, या फिर देश विदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखने का सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम बना है। तो
तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रोल सोशल मीडिया ने प्ले किया है, और देखते हैं कि आगे भी शायद वो हमारी लाइफ को इसी तरीके से चेंज करते रहेंगे। तो आप जब बोलते हैं कि आपके खुद के लाइफ में आप ऐसे एक स्टेज से गए हैं जहाँ पे आपके पास ना फ़ोन था, जैसे स्लोली विथ टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ी है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपका करंट जो आप सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बोलिए या फिर सपोर्ट सिस्टम बोलिए, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिससे आपको एक एडवांटेज मिला था एंड आप क्या उस एडवांटेज को यूज़ करते हैं कि सो दैट एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए कुछ आप अच्छा कर पाए? देखिए, मेरा मानना ये है कि जब आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं या फिर आप अपने सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज होते हैं, तो पहले तो वो लड़ाई आपकी खुद से होती है कि आप ऐसे क्यों हो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सभी लोग ऐसे हैं या फिर मैं अकेला ऐसा हूँ। ये कुछ बहुत ही बेसिक सवाल थे जिनसे मैं हमेशा लड़ता था, और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे हैं जो ये सबसे पहले कुछ सवाल होते हैं जो उनकी जिंदगी में आते हैं। तो जब आप उनको क्लियर कर पाते हैं, चाहे वो आप पढ़ के करें या फिर किसी की सहायता से करें या किसी संस्था में, किसी एनजीओ या सीबीओ में जाके किसी काउंसलर के थ्रू आप चीजों को क्लियर कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप आता है वो ये आता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, और फिर आप ये देखते हैं कि अगर आपको किसी को बताना है या नहीं बताना है। और जब हम बात करते हैं कमिंग आउट की, तो मुझे लगता है कि कमिंग आउट जो है वो खुद में एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को लेके हम ये नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा चलो आपको आज रियलाइज हो गया है या आपको आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और आपको पता चल गया है कि आप अपने आप को किस कम्युनिटी से मानते हैं या आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, तो आप कल सुबह उठ के पूरी दुनिया को बता दो कि मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कमिंग आउट जब हम बोलते हैं कि एक प्रोसेस है, वो इसलिए कहा जाता है कि जब मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो 17 साल की उम्र में मैंने अपने घर में बताया था कि मैं गे हूं, और वो समझने में मुझे 17 साल लग गए। और गे आइडेंटिफाई करने में मुझे पता था कि मेरा अट्रैक्शन पुरुषों की तरफ है, लेकिन ये शब्द पता लगाने में कि समलैंगिक क्या होता है, गे होना क्या होता है, उस तक पहुंचने में मुझे 17 साल लग गए। तो अगर मैं अपने फैमिली में बताता हूँ कि मैं गे हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने 17 साल लिए हैं तो उनको कम से कम 2, 4, 5 साल तो देने ही पड़ेंगे ताकि वो समझ पाए। अनटिल एंड अनलेस आपकी फैमिली को ऑलरेडी इन मुद्दों के बारे में पता है और वो एजुकेटेड हैं और उनको इनके बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो कि बहुत कम होता है। कई सारे लोग हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं जिनको इस समुदाय के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है, और कई सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा गलतफहमियां होती हैं इन मुद्दों को लेके। तो कहीं ना कहीं वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और एक बार जब वो क्लियर हो जाता है और अगर आपको सपोर्ट मिलता है आपके परिवार से, और ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि फैमिली से सपोर्ट ही मिले। मैं लकी था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, बट कई सारे केसेस में ऐसे भी देखता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उस जगह पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात आ जाती है कि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज के तौर पे मिला कि अब मैं अगर कल किसी से भी इस दुनिया में बात करूंगा मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में, तो मुझे शायद उस वक्त फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन वहीं एक डिसएडवांटेज उन लोगों के लिए हो सकता है कि अगर वो पेरेंट्स को बताना चाहते हैं बट किसी कारण से बता नहीं सकते हैं, और पेरेंट्स उनको समझेंगे नहीं, या फिर और भी कई सारी चीजें हैं कि अगर बता दिया तो फिर पता लाइक लोग कैसे ट्रीट करेंगे, फैमिली कैसे ट्रीट करेगी। तो उनकी जगह पे कई बार लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि हमें नहीं बताना है और घर में हमें ऐसे रहना है जैसे कि मैं एक स्ट्रेट हूँ, और बाहर अगर मैं अपने गे फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो मैं उनके साथ बात करूँ कि हाँ मैं इस समाज से हूँ, मैं इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाता है, और मुझे लगता है मेरे लिए तो एडवांटेज बहुत ज्यादा रहा है क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट किया, उसके बाद फिर फ्रेंड सर्कल ऐसा मिला जिन्होंने सपोर्ट किया, ऑफिस ऐसा मिला जहाँ पे
सारे कम्युनिटी के लोग हैं और उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, एंड धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप काफी सारी बदलाव आए जिंदगी में और आगे बढ़ता गया। तो मेरे लिए तो काफी एडवांटेज रहा। तो आपके साथ आप बोल रहे हो कि आपके पास ये एडवांटेज था, एंड एक तरह से आपके पास ये प्रिविलेज था कि आपको सपोर्ट बहुत मिला। तो आप अभी इस प्रिविलेज को कैसे यूज करते हैं सो दैट दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके, बेनिफिट हो सके, हेल्प हो सके? इसके लिए सिर्फ मैं अभी जो कर सकता हूँ वो ये है कि अगर कोई पर्सन है जो हम तक पहुंचते हैं और उनको कोई मदद चाहिए होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितनी हो सके उनकी मदद कर पाएं। अगर कोई क्राइसिस सिचुएशन में है तो उस क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल कर पाएं। अगर कोई पर्सन आते हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत है तो उनको हम काउंसलिंग अवेलेबल कर पाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए कोई पर्सन मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, तो अभी हम यही करते हैं कि हम उनकी मदद कर पाएं, चाहे वो आउट हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें सिर्फ अपने तक वो बात सीमित रखनी है। वो बिना किसी जजमेंट के हम सिर्फ लोगों की मदद कर पाएं, और वो कहीं ना कहीं एक जरिया मैं बन पाया हूँ। तो वही वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है। और अभी फिलहाल यही है जो मैं अभी कर रहा हूँ लोगों के साथ, कि अगर कोई आते हैं और वो कुछ हेल्प चाहिए होती है तो वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर पाए। तो इसी टॉपिक पे मैं आपके जब पिछले इंटरव्यूज देख रही थी, तब एक इंटरव्यू में ग्लोबल फंड्स एडवोकेट्स के साथ आपका वो इंटरव्यू था, आपने ये बोला था कि आपने कभी नहीं सोचा था कि आप एक्टिविस्ट बनेंगे, लेकिन आपके HIV पॉजिटिव डायग्नोसिस के बाद हर चीज़ बदल गया एंड आपने ये रास्ता चुना। व्यूअर्स को बताइए कि क्या हुआ, आपने क्या सोचा, आपने एक्टिविज्म का पाथ उस दिन के बाद, या वो प्रोसेस क्या था ऑफ चूजिंग दिस पाथ? बेसिकली हुआ ये था कि मैं जब मैं 15 साल का था तब से ही मैंने एक्टिंग की क्लासेस शुरू किए थे। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, मैं गिटार क्लासेस और थिएटर क्लासेस, साथ ही साथ म्यूजिक क्लासेस, ये सब करता था। मेरा कहीं ना कहीं एम था लाइफ में कि मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, या फिर मुझे एक गिटार आना चाहिए, लाइक प्ले करना। वो सब चीज़ें सीखा करता था। बट एट द एज ऑफ 18 जब मुझे पता चला, जब मैं गया HIV की जांच के लिए, तो उस टाइम पे सिचुएशन जो आज है वो नहीं थी, सबसे पहली बात। क्योंकि 2009 में अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे जब डायग्नोज हुआ था और एक 18 साल का बच्चा है जिसको HIV के बारे में पता चलता है, तो हमेशा से ये था कि हमारी जानकारी में जो उस वक्त था चीज़ों को लेके, और हर जगह जो दीवारों पे हमने पढ़ा होता है बचपन में कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचें। लेकिन बचना कैसे है वो शायद कहीं पे भी नहीं लिखा होता था, क्योंकि वो सिर्फ डरावने अक्षरों में लिखा होता था, एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इससे बचें। लेकिन वहां पे भी ये नहीं बताया जाता था कि एड्स डायरेक्ट नहीं एड्स होता है, वो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। HIV पॉजिटिव होते हैं आप, अगर सही समय पे आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। और जब वो बीमारियां एक साथ आती हैं तो उसके बाद एक कंडीशन होती है जिसको हम एड्स बोलते हैं। बट हमेशा हमें यही पढ़ाया गया, एड्स हो जाता है, एड्स के मरीज हैं ये या इस तरीके से। तो जब वो सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठी होती हैं और आपको पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं, और वो सडन शॉक बन के आपकी ज़िंदगी में आता है, तो मेरे दिमाग में ये था कि अब शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और 2 से 3 साल ही शायद लोग बचते हैं। तो वो सबके दिमाग में उस वक्त था। तो मेरे दिमाग में भी कुछ नया नहीं आया था, वही आया था कि अब शायद सब खत्म हो जाएगा। देन आई थॉट कि मुझे अभी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाहिए, और मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करना चाहिए जो इस कम्युनिटी से हैं और जिनको ज़रूरत है और हेल्प चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, अभी मुझे LGBT समुदाय के लिए आगे आना है। और साथ ही साथ दूसरा जो मुझे कारण मिला वो था कि मुझे HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भी काम करना शुरू करना है। तो इन दो मोटो के साथ मैंने काम करना शुरू किया एंड आगे बढ़ा। एंड देन उस वक्त मैंने फिर वो मेरा जो ड्रीम था उसे पीछे रखा कि अभी मेरी प्रायोरिटी ये है और अब मुझे वो नहीं करना है।
सो दैट्स हाउ मैंने LGBT कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया। और ये सच है कि मैं कभी भी एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहता था, मैं हमेशा एक अच्छा एक्टर बनना चाहता था। सो 2017 से मैंने फिर से एक्टिंग की क्लासेस शुरू की हैं, जो कि सुखमंच थिएटर है दिल्ली में, उनके साथ मैं करता हूँ। बट वहाँ पे भी मेरा एम अभी यही है कि मुझे वो उस बड़े लेवल पे नहीं जाना है कि मैं बड़े बिग स्क्रीन पे जाके और अपना एक्टिंग का परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली और मैं एक छोटे से थिएटर में भी एक स्टेज शो कर रहा हूँ, या फिर वो भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्लासेस कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा मेन मकसद है अपने आप को सेटिस्फाई करना, विच इज एंड दैट इज व्हाई मैंने दोबारा से एक्टिंग की क्लासेस शुरू की। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप फिर से आप एक्टिंग स्पेस में जा रहे हैं एंड यू आर, इफ आई मे से, फॉलोइंग समथिंग विच यू आर पैशनेट अबाउट। बट एक चीज मुझे पूछनी है, आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत अच्छे से बोला कि आपने क्यों ये चूज किया, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मे बी यू, आपके पास टाइम था टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, फील बेटर अबाउट एवरीथिंग, उसके बाद जब आपके पास अपॉर्चुनिटी मिली, आपने नॉन प्रॉफिट का स्पेस क्यों चूज किया ओवर मे बी अ मच मोर सेफ, कुशी, फाइनेंशियली सेफ स्पेस लाइक द कॉर्पोरेट? हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उस वक्त तक मैं खुद क्लियर नहीं था कि मुझे लाइफ में करना क्या है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड म्यूजिक। और जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, जब करियर की शुरुआत हुई, तो शुरुआत ही एनजीओ सेक्टर से हुई। सीबीओ में मैंने काम शुरू किया, हमसफर मेरा फर्स्ट जॉब था एनजीओ सेक्टर में, तो वहां से शुरुआत हुई। और जब मेरा काम का एक्सपीरियंस बढ़ता गया, मैंने चीजें करना शुरू की, तो आई काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइकिंग इट। और तब मुझे पता चला कि एक डेवलपमेंट सेक्टर नाम की कोई चीज होती है जहाँ पे लोग काम करते हैं। और डेवलपमेंट सेक्टर इसलिए ही होता है कि हमारे आसपास की चीजों को लेकर हम बदलाव ला सकें। तो कई बार ये सवाल मेरे सामने आता है, लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, आप LGBT राइट्स के लिए काम करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, वो सब ठीक है, लेकिन घर चलाने के लिए आप क्या करते हो? एंड देन उस वक्त मैं थोड़ा सा सोचने लगता हूँ कि ये सवाल आ रहा है और लोगों को शायद पता नहीं है। देन मैं उनको क्लियर करता हूँ कि जिस तरीके से वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उसी तरीके से सोशल वर्क एक फील्ड है, डेवलपमेंट सेक्टर एक फील्ड है जहाँ पे लोग काम करते हैं। और उसके लिए भी आपको डिग्री लेनी पड़ती है, मास्टर्स इन सोशल वर्क है, बैचलर्स इन सोशल वर्क है, कई सारे लोग उसके बाद PhD करते हैं। तो उसके बाद उनको समझाना पड़ता है कि ये इस तरीके से वर्क करता है। तो जब मैंने काम शुरू किया तो काइंड ऑफ मेरे दो मोटिव ऑलरेडी थे कि मुझे LGBT समुदाय के लिए काम करना है और PLHIV कम्युनिटी के लिए काम करना है, रेदर अपने खुद के लिए काम करना है, बिकॉज मैं दोनों ही कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मैंने इस डेवलपमेंट सेक्टर को चुना और मैं यहाँ पे खुश भी हूँ। तो आप डेवलपमेंट सेक्टर में हैं और आप बहुत एक्टिव है इस स्पेस में, आपको पता है कि नॉन प्रॉफिट्स के स्पेस का जो स्ट्रैटेजी होता है, द वे दे अप्रोच सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, वो अलग है एंड कॉर्पोरेट्स बहुत अलग है। सो आपको क्या लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम, कॉर्पोरेट्स एंड नॉन प्रॉफिट्स में मेन डिफरेंस क्या आ जाता है व्हेन दे बोथ ट्राई टू अप्रोच इश्यूज स्पेशली रिगार्डिंग द LGBTQ कम्युनिटी? सो बेसिकली अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमसफर ट्रस्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 यूनिट्स हैं: रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग, एडवोकेसी एंड हेल्थ। तो हेल्थ में हम काम करते हैं मेंटल हेल्थ, HIV, STI, इन सब के ऊपर हमारा फोकस होता है, मेनली हेल्थ रिलेटेड टू LGBT कम्युनिटी। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम चाहे कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई नॉन रजिस्टर्ड LGBT कम्युनिटी ग्रुप है या फिर कोई community based organization है, so we try to build the capacity of the individual groups or organizations. Third, हम advocacy में जो काम करते हैं, advocacy में we try to reach out to the corporates. हम पुलिस के साथ मिलके काम करते हैं, मीडिया के साथ काम करते हैं, कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। so अलग अलग फील्ड के साथ जो फील्ड में जो लोग
काम करते हैं उनके साथ हम मिल के काम करने की कोशिश करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। एंड देन चौथा है हमारा रिसर्च में हम लोग HIV एंड एड्स एंड LGBT रिलेटेड इश्यूज के ऊपर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कम्युनिटी के चैलेंजेस हैं हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को एक्सेस करने में, या फिर उनको पर्सनल लाइफ में कोई भी अगर जैसे मेंटल हेल्थ है या अदर इश्यूज हैं उनको लेके। सो एडवोकेसी में हमारा ये है कि हम जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ हम काम करते हैं, वहाँ पे हम उनके स्टाफ के साथ HR पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जिनको लेके हम बात करते हैं, सेक्स, सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में बात करते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव LGBT फ्रेंडली पॉलिसीज इन कॉर्पोरेट्स, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग मिलके, और जिस तरीके से हमारा समाज बदल रहा है, जिस तरीके से हमारा देश बदल रहा है, स्पेसिफिकली 377 जो धारा थी उसके अमेंडमेंट के बाद जिस तरीके के बदलाव आए हैं, लोग जिस तरीके से ओपनली LGBT कम्युनिटी के साथ काम करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट्स जिस तरीके से लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बदलाव आया है, और NGOs और कॉर्पोरेट्स मिलके अभी कहीं ना कहीं वो काम कर पा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये बहुत सालों से एक माइंडसेट लोगों का बना हुआ था, तो उसको बदलने में समय तो लगेगा, लेकिन हाँ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं दोनों डेवलपमेंट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों मिलके अभी उस पाथ पे चल रहे हैं एक दूसरे के साथ और फॉलो कर रहे हैं, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूव है। और अभी अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे इज नोन एज द सीट ऑफ फिलैंथ्रोपी। What do you think अभी इंडिया में फिलैंथ्रोपी का कैसा रोल आ गया है, स्पेशली इन हेल्पिंग अपलिफ्ट LGBTQ कम्युनिटी? वो डिपेंड करता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मुंबई। कई सारे शहर अगर हम बात करें, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, हर शहर में अपना एक जरिया है काम करने का। तो मुझे लगता है जब हम अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, कम्युनिटी अपलिफ्टिंग की, तो सिर्फ लोग ही नहीं, कम्युनिटी भी अपने आप को अपलिफ्ट कर रही है। तो जब तक मैं खुद को अपने आप को नहीं ऊपर उठाऊंगा और मैं मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि सामने से कोई मदद आएगी, राइट? तो मुझे लगता है कि ये हर लेवल पे, हर स्टेज पे दोनों की तरफ से हो रहा है, एंड नॉट ओनली मुंबई बट दिल्ली और अलग शहरों में भी अपने तरीके से सभी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। चाहे फिर वो अगर आप देखेंगे तो अभी जॉब रिलेटेड अगर हम बात करें तो कई सारे कॉर्पोरेट्स आगे आ रहे हैं और वो जॉब फेयर लगा रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर LGBT कम्युनिटी। तो वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है कम्युनिटी के लिए, लोगों को मदद करना, लोगों को जॉब के लिए प्रोत्साहित करना, और उतने ही उत्साह से कम्युनिटी मेंबर्स भी आते हैं और जॉब अप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपलिफ्टिंग दोनों ही तरफ से हो रही है, और जो एक अगेन ये भी एक पॉजिटिव मूव है जो हमारे समाज में आगे कम्युनिटी को ही स्ट्रेंथन करेगा और लोगों को आगे लेके जाएगा। तो अभी अगर यंगस्टर्स, स्पेशली दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, उनको अगर आपको 3 या 2 एडवाइस देनी है तो आप क्या देंगे? यंगस्टर्स के लिए 2 एडवाइस अगर मुझे देनी है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आजकल ये बहुत ज्यादा है कि हमें पता है हम कौन हैं और हमें बताना है कि हमें आउट होना है, हमें आउट होना है, हमें आउट होना है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट नहीं होना है, बट मैं एक जो सलाह सबके लिए देना चाहूंगा वो ये है कि कमिंग आउट, मैं फिर से बोलूंगा जो मैंने बोला है, कमिंग आउट एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। सहायता लें ऐसे लोगों की जो उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, सहायता लें ऐसी संस्थाओं की जैसे हमसफर है, और भी कई सारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं कम्युनिटी के लिए, उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको अपने बारे में बताना है सबको, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए कि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ नेगेटिव होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर आता है, तो आप इतने स्टेबल हैं या इंडिपेंडेंट हैं कि आप अकेले अपने आप को संभाल सकते हैं, या आप अकेले
एटलीस्ट एक जॉब है और एक घर लेके आप अकेले अपना रहना, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकते हैं. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंडली, फॉलो योर पैशन, जो भी आपका पैशन है. और कहीं पे भी कोई हिचकिचाहट होती है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस, एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प द यूथ ऑफ द कंट्री. एब्सोल्युटली, एंड आई रियली होप कि अभी जो भी देख रहे हैं या फिर अगर कोई जानते हैं यंगस्टर्स हु वांट सम एडवाइस, कि एज आपने बहुत बार बोला है कि इंश्योर कि एक सेफ्टी नेट रहे, एंड कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के पहले ये सोच ले कि डिसीजन के आउटकम्स के बाद वॉट एवर बी द आउटकम दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू withstand that and maybe think through whatever they're going to do. So Gautam, as a final question to you, throughout the years आपने बोला कि आपके फैमिली के बारे में आपने बोला, आपने अपने खुद के कम्युनिटी टर्म्स आइडेंटिटी के बारे में बोला, तो थ्रू आउट सो मेनी ईयर्स आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, एंड करेंटली व्हाट आर सम पीपल जिनसे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है? देखिए, सपोर्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं एक दिन में नहीं बनता है. स्टार्टिंग मेरी भी जीरो से हुई थी, उसके बाद लोगों से मिला. वो कहते हैं कि मैं अकेले चलना शुरू किया था और वो कारवां धीरे धीरे बनता गया. तो वो हर किसी के साथ होता है, हर किसी की जिंदगी में होता है. वो डिपेंड करता है कि आप अपने रिश्ते किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं. एक रिश्ता होता है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं पैदा हुआ हूँ एक बेटे की तरह. मेरी माँ है, मेरे बाप हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, उसके बाद मेरी सिस्टर हैं. वो एक फैमिली है जो जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, राइट. और वो एक लीगल फैमिली है. बट एलजीबीटी कम्युनिटी में कई बार ये होता है कि आपकी लीगल फैमिली का सपोर्ट मिलता है, कई बार आपकी लीगल फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है. और दोनों ही केसेस में आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली भी बनती चली जाती है. सो राइट नाउ मेरी एक फैमिली है जो मेरी बायोलॉजिकल फैमिली है, जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ. बट मेरी एक और फैमिली है जो एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में मैं जिसे जानता हूँ, जिसमें विवेक सर हैं, जिन्हें मैं पापा बुलाता हूँ, डैडी बुलाता हूँ, और वो हमसफर ट्रस्ट के सीईओ हैं. कुछ और फ्रेंड्स हैं जिनमें मैं किसी को मेरी सिस्टर बुलाता हूँ. कोई है जो मुझे अपने पेरेंट की तरह ट्रीट करते हैं. तो वो एक सपोर्ट सिस्टम मेरा जो बना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, वो वहाँ से बना है. तो अगर मैं स्ट्रेंथ अगर मुझे चाहिए होती है तो कई बार होता है मैं विवेक सर से बात कर लेता हूँ, और हमारी एक अल्पना मैम है, उनसे बात कर लेता हूँ. मेरी टीम में श्रुता हैं, उनसे बात कर लेता हूँ. और भी कई सारे लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता. बट या ये मेरी एक फैमिली है जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनके साथ मैं हर तरीके का दुख सुख सब कुछ शेयर कर सकता हूँ. और मेरी मोटिवेशन, मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ से भी आती है. तो 1+1 मेरे लिए 2 हो जाता है कि मेरी एक फैमिली जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ वो मुझे स्ट्रेंथ देती है, और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया द वे आई एम. एंड सेकेंडली, ये जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है ये मुझे एक्सेप्ट करती है द वे आई एम, एंड मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिलता है. तो ये मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है. थैंक यू सो मच गौतम, एंड आई एम रियली होपिंग कि आपकी जो भी नेक्स्ट एफर्ट्स रहे, आपके जो भी विशेज़ एंड डिज़ायर्स रहे, आपको सब मिले. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ Queer 20, द cohort of 2021. Thank you so much for inviting me. Thanks a lot.